हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सबको हरेले की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल राज्य उत्साहपूर्वक हरेले के पर्व को मनाए। हमको एक संकल्प हरेला पर्व पर और लेना है, वो है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने का। देश के अंदर जो आदर्श स्वास्थ्य सेवाएं मानी जाती हैं, जिनसे तुलना की जाती है, वो केरल राज्य, और उसका सबसे बड़ा कारण है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। वहां की पंचायती व्यवस्था की जागरूकता और स्वास्थ्य में धन व्यय करने की उदार नीति, और आज इसी का परिणाम है कि केरल की स्वास्थ्य सेवाएं आदर्श रूप में पूरे देश में चिन्हित है। तमिलनाडु उनके बाद है और राज्य भी उनके समकक्ष आने का प्रयास कर रहे हैं। मगर हम उत्तर प्रदेश के फॉलोअर हैं। जो उत्तर प्रदेश के समय की बुराइयां थी, विशेष तौर पर मैन मैनेजमेंट की, मेडिकल पर्सनल मैनेजमेंट, डॉक्टर्स की कमी आ गई, वो आज भी निरंतर बनी हुई है। मेरी चर्चा का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं है, बल्कि हम भविष्य में कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं, उसकी तरफ, उस पर एक बहस प्रारंभ करना है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे समय में दुरुस्त थी, ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि मेरे समय में जो हमारे सम्मानित स्वास्थ्य मंत्री थे सुरेंद्र सिंह जी, एक बहुत ही परिपक्व राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ साथ एक बहुत सक्षम मंत्री भी थे, और वो बहुत सारे सुधार लाए। शायद वो मेरे साथ इस चर्चा में किसी न किसी रूप में जुड़े होंगे। मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूँ कि सतत विकास के लक्ष्य, जिनको हमको 2030 तक प्राप्त करना है, हमने उस दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाया था। आज फिर उस दिशा में गिरावट आने लग गई है। शिशु मृत्यु दर केरल में 1000 पर 6 ले आए, और हमारे राज्य में 2012 में ये मृत्यु दर जो है 35 थी, और 2017 में हम बहुत प्रयास करके इसको 27 पर ला पाए, 27 प्रति 1000, और आज फिर ये बढ़ करके 30 या 30 पर पहुंच गई। उसी तरीके से 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों की जो मृत्यु दर है, वो राष्ट्रीय मानक जो निर्धारित किए गए हैं इसके लिए, वो 25 है। 25 से भी कम हो तो और अच्छी बात है, केरल आदि ला रहे हैं। और हमारे यहाँ 2012 में ये 44 थे, जब मैंने मुख्यमंत्री बना था उस समय ये 44 पर थे, और हम उसको घटा करके 37 पर लेकर के आए।
और आज फिर बढ़ करके ये 41 हो गए। तो ये इंडिकेटर है कि हम हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के बैरोमीटर हैं, जिन पर हमको अपनी टोटल क्षमता को आकलन करना पड़ता है। सेक्स रेशियो के मामले में भी हम बहुत बुरे हैं, नीचे से तीसरे नंबर पर है। जहाँ जिसको महिला प्रधान राज्य कहा जाता है, जहाँ महिला की पूजा की जाती है, हरदार में दुर्गा है, वहाँ दुर्गा जन्म कम ले रही। और इसीलिए हमने कन्याधन योजना चलाई थी, मगर उन योजनाओं की धनराशि आज की सरकार ने कम कर दी है। इसको मेरी आलोचना के रूप में मत लीजिए, मगर गरीब के घर में कन्या पैदा हो, वो लक्ष्मी के रूप में पैदा हो, ये भाव पैदा करना पड़ेगा। और ये भाव हमने पैदा करने के लिए ही पैदा होते ही 5,000 रुपया, फिर 10,000 रुपया, फिर शादी के लिए 50,000 रुपया नंदा देवी योजना के तहत, और गौरा देवी में 50,000 रुपया पढ़ाने के लिए। और आज उसका कचूमर निकाल करके उस राशि को बहुत कम कर दिया गया। हमारे राज्य में जो संस्थागत प्रसव है, वो 2017 में जिस समय मैंने सरकार इनको सौंपी थी, उस समय ये 75% से भी ऊपर था, और आज घट करके मतलब 1/3 से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनको संस्थागत प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और ये स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि एएनएम के पद कुछ हमने भरे थे, वो निरंतर खाली हो रहे हैं। मैंने इसीलिए बहुत ही श्रद्धापूर्वक और उदारता से एएनएम सेंटर खोले थे। कहीं कोई मांग करता था, मैं उसको खोल देता था। आज स्टाफ नर्सेज के पद खाली पड़े हुए हैं। हमने उपकेंद्रों पर 3,000 का मानक था, हमने कहा भाई कोई मानक नहीं, यहाँ मांग कर दी उपकेंद्र की, मैंने कहा भाई वहाँ उपकेंद्र खोल दो। अब आज स्थिति यह है कि हमारे राज्य के अंदर हम उन उपकेंद्रों में यदि एएनएम भी पोस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे ये जो मिलेनियम गोल हैं हम उनको प्राप्त कर सकेंगे। और फिर संगीता जानी जैसी स्थिति आएगी। तो ऐसी स्थितियां ना आए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमको जहाँ जहाँ स्वीकृत सेंटर है वहाँ पर हम एएनएम की नियुक्ति करें, हॉस्पिटल्स में हम स्टाफ नर्स की नियुक्तियाँ करें। मैं जानता हूँ डॉक्टर्स की कमी है, मैं उसमें जो नॉर्म्स हैं खोलने के, हमने तो उनको भी शिथिल कर दिया था। 20,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता था कि उस पर एक पीएससी होना चाहिए, हमने उसको भी शिथिल कर दिया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80,000 की जनसंख्या पर होना चाहिए, हमने हर ब्लॉक और औसत लगाई तो शायद ब्लॉक से ज़्यादा है हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हमारे स्वास्थ्य सचिव हमेशा सर खुजलाते हुए मुझसे शिकायत करते रहते थे, और मंत्री जी से भी कहलवाने की कोशिश करते थे। मंत्री जी खुद ही चाहते थे खुले, तो हमने उदारतापूर्वक पीएससीज और पीएससीज को अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला। एसईटीज भी बहुत खुले, उदारतापूर्वक खुले। और आज ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तभी काम दे सकता है जब हम इन पर डॉक्टर्स की नियुक्ति कर पाए। अब आज हालत यह है, पीएससी में 70% में डॉक्टर हैं, और स्पेशलिस्टों के बाद तो 68% हॉस्पिटल्स में खाली है।
तो इस स्थिति के अंदर मेडिकल सेवाओं को यदि कोई लंगड़ी मेडिकल सेवा कह रहा है तो एक बड़े हिस्से में राज्य की स्थिति है। हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये तब है जब मैंने आते ही मेडिकल चयन बोर्ड का गठन किया और वॉक इन इंटरव्यू की फैसिलिटीज की। हमने कहा भैया एक दिन निर्धारित कर लो, शायद मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया था जिस दिन कोई भी आए वॉक इन इंटरव्यू दे करके जो है उसकी ड्यूटी हो सके। हमने और भी नॉर्म्स को हमने शिथिल किया। डेंटिस्टों को अतिथि ट्रेनिंग दे करके 200 डेंटिस्टों की भर्ती प्रारंभ करके गया। आयुर्वेदिक आयुर्वेदाचार्यों को उनको अतिरिक्त एलोपैथिक ट्रेनिंग दे करके मैंने कहा उनको भी जो है दूर दराज के सिटीज में आप मुक्त करिए ताकि कोई तो देखने वाला मिले। फार्मासिस्टों की मैंने भरपूर नियुक्तियाँ की, एएनएम की, नर्सेज की। लेकिन आज भी डॉक्टर्स की कमी बिल्कुल साफ तौर पर झलकती है। हमने ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों को कि हमारे समय में कमी होती है, हमने उसको एडजस्ट करने के लिए कदम उठाए। आज भी मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार कदम उठाए कुछ नई तरीके से। जैसे हमने वेतन में प्रोत्साहन राशि देने का वो किया था, जोड़ा था प्रोत्साहन राशि, तो उसको कम समझते हैं डॉक्टर, तो उसको बढ़ाया जाए। और परिवार को हमने शहरी क्षेत्रों में आवास की सुविधाएं प्रदान की थी, उस सुविधा को और बेहतर कर सकते हैं हम जो है, ताकि जो दुर्गम पोस्टिंग में हैं लोग जो है वो अपने 2 वर्ष की दुर्गम पोस्टिंग के बाद चॉइस पोस्टिंग के तौर पर जब आए तो अपने मनमाफिक हॉस्पिटल में काम कर सकें। ये हम व्यवस्था करके गए। लेकिन इनमें और सुधार की यदि ज़रूरत है तो आज की सरकार को अब अपने अनुभव के साथ इसमें सुधार करना चाहिए। प्रोत्साहन राशि और बढ़ाई जा सकती है। हमने बड़ी मोबाइल मेडिकल वैन रखी और ताकि उसमें प्रत्येक विधा के डॉक्टर जिनमें जो क्रिटिकल विधाएं हैं, जैसे दिमाग वाले हैं, हार्ट वाले हैं, उनके अलावा जो है हमने उसके लिए उनको मेडिकल वैन की सुविधा दी। और हमने कहा भाई हर ब्लॉक में कम से कम एक निर्धारित दिन जो पूर्व निर्धारित हो उस दिन बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाए। और वहाँ पर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि 25-30 जांचें होती थी, उसमें फैसिलिटी रहती थी, ताकि जांच के आधार पर ये भी उनको निर्देश थे कि कोई व्यक्ति यदि जांच के आधार पर आपको लगता है कि इसको रिफ़र किया जाना चाहिए आगे, तो उसको जो भी नज़दीक का हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ उसको भर्ती कर दिया जाए। आज नो मेडिकल वैन। हमने सर्जिकल कैंप लगवाए, बल्कि हेलीकॉप्टर भी दिया। हमने कहा भाई हेलीकॉप्टर से छोड़ा, दूर दराज सर्जिकल कैंप लगाओ, डॉक्टर्स जाएँ वहाँ, जो क्रिटिकल केसेस हैं वहीं उनका इलाज करें। और हुआ, बहुत अच्छा चला और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट उत्तराखंड के लिए था। मुझे लगता नहीं कि आज वो मेडिकल कैंप। उसी प्रकार से खुशियों की सवारी ने जो मिलेनियम गोल की तरफ हम बढ़ रहे थे उसमें हमारी बड़ी भारी मदद। आज खुशियों की सवारी बंद, 108 जिसकी बड़ी तारीफ की जाती थी हमारे उत्तराखंड की 108 की, और आज 108 भी करीब करीब अंतर्ध्यान जैसी कर दी गई है। उसको यूं ही झगड़े में डाल करके जो एक्सपीरियंस बच्चे थे उनको हटा दिया गया कि एक लाभ के लिए जो है।
हमने मिलेनियम गोल की दिशा में ये निर्णय लिया कि प्रसव हेतु लाना छोड़ना ये सब खुशी की सवारी करेगी, सरकारी व्यवस्था में होगा, खाने का व्यवस्था भी सब ठीक होगी। हमने एएनएम और आंगनबाड़ी को प्रोत्साहित करने का भी काम किया। हमने कहा भाई इनको इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसव के लिए लाएं, लोगों को प्रेरित करें, एक असिस्टेंस मिल जाती है, एक सहायता मिल जाती है। उस व्यवस्था को किया। आज वो व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर हो गई। हमने बाल स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस किया। हमने 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के 6 महीने से जो बच्चा पैदा हुआ है उससे पैदा होने से लेकर के 6 वर्ष तक घर पर, और 6 वर्ष से ऊपर होने पर स्कूल में हम 2 बार उसकी वर्ष में जांच करवाते थे। और यदि कोई उसको ऐसी बीमारी निकलती थी तो उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क उसकी चिकित्सा होती थी। हम यहाँ तक कि कुछ मुझे याद पड़ता है, सुरेंद्र सिंह जी ने ये व्यवस्था करवाई थी कि दिल में किसी बच्चे के छेद है तो उस बच्चे के खर्च में, इलाज में कहीं भी ले जाना पड़े और कुछ भी खर्चा आता है तो उसको हमारी सरकार वहन करने का काम करे। हमने प्रसव आदि को में सहायता के लिए, हम तो सब दाई माँ के पैदा किए हुए लोग हैं, तो दाई माँ प्रोत्साहन योजना मैंने प्रारंभ की थी और उनको 400 रुपया मानदेय दिया था। आज वो मानदेय बढ़ करके 1,000 से ऊपर होना चाहिए। और उनको मैक्स हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन करके हमने उनको आधुनिक प्रशिक्षण भी दिया ताकि जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है वहाँ हमारी दाई माँ पहुँच जाए, ताकि प्रसव सुरक्षित हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारा फोकस था। और इसको और बल देने के लिए मैंने 3 मिशन स्टार्ट किए। एक तो वार अगेंस्ट ल्यूकेरिया, प्रदर के खिलाफ अभियान। महिलाओं में प्रदर रोग बहुत है, जो अनेमिकनेस है, खून की कमी, और कई इलाके तो क्रोनिक तरीके से खून की कमी के शिकार हैं। हमने उनके खिलाफ हमने कहा भाई युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। और तीसरा जो है कृमिनाश, जो है जो ये वॉर्म्स होते हैं पेट के अंदर, उसके जो है। और ये अभियान अब सुनाई नहीं देते, या तो हो सकता है कि जरूरत न रह गई हो, लेकिन इन अभियानों पर अब चर्चा नहीं होती है। हमने इन्हीं अभियानों को कवर करने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, और मैं सुरेंद्र सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। पहले हमने 50,000, क्योंकि भारत सरकार की 30,000 की स्कीम पहले से थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। हमने उसी के स्वरूप को, मॉडल को और विकसित करके पहले ट्रायल के तौर पर 1 साल 50,000 से स्टार्ट किया। जब हमको लगा ये मॉडल काम कर जा रहा है तो फिर हमने 1 लाख, सीधे 1,75,000 बढ़ाया और उसको मुख्यमंत्री ब्याज निधि से जोड़ दिया। यदि उससे ज़्यादा खर्चा आता है और गरीब है व्यक्ति तो वो मुख्यमंत्री ब्याज निधि से मिलेगा, ताकि कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में न रह जाए और पैसे के बिना अपना इलाज न करवा पाए, इसको हमने सुनिश्चित किया। और मुझे आज आपसे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैंने सारे पीएससी को सीएससी में जहाँ जहाँ बदल सकते थे, कोई ब्लॉक ऐसा रह नहीं जाए उसको छोड़ा नहीं। एसईडी इत्यादि खूब खोले, आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी खोला और यूनानी कॉलेज भी स्वीकृत करवाया, 8 नर्सिंग कॉलेजेस भी स्वीकृत करवाया और 6 मेडिकल कॉलेज, जिनमें से 2 पहले से चर्चा में थे लेकिन धन नहीं था, तो उनके लिए हमने धन उपलब्ध करवाया, जिनमें अब देहरादून तो तैयार सेवा कर रहा है और अल्मोड़ा सेवा के लिए तैयार हो चुका है। भगवानपुर, पिथौरागढ़
रुद्रपुर और कोटद्वार, इनमें से 3 को अब राज्य सरकार कह रही है हम कर रहे हैं, पता नहीं चौथे से क्यों नाराज हैं। जिस विभाग के मंत्री हैं उन्हीं का क्षेत्र छूटा पड़ा है कोटद्वार। कोटद्वार हमारा प्रवेश द्वार है। ये 4 मेडिकल कॉलेज जो है जल्दी अस्तित्व में आने चाहिए और इसके लिए अभी से प्रयास किया जाए, अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। और हम काम शुरू करवा करके गए, सबसे मेजर काम था जो है 200 बेड के और 200 बेडों की अस्पताल सुविधा क्रिएट करना। हमने वो सुविधाएं क्रिएट की, बल्कि मुझे आज कहते हुए खुशी है कि कोटद्वार में हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री के बेहतर काम को देखते हुए 300 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत करवाया। गोपेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, सिमली, सोमेश्वर में 200 बेड के हॉस्पिटल निर्मित किए। और बल्कि सिमली और सोमेश्वर में तो महिला हॉस्पिटल थे और मुझे अब पता चला कि सिमली वाला डाउनग्रेड करके 100 बेड का कर दिया गया है। सोमेश्वर का मुझे आइडिया नहीं कि किस स्थिति के अंदर है। ट्यूनी, बागेश्वर, रानीखेत, चंपावत, टिहरी में हमने कहा ये 100 बेड के हॉस्पिटल करो, बल्कि रानीखेत का तो जो है हमने 150 बेड के लिए कहा था। शायद कुछ जगहों की कमी की वजह से थोड़ा सा उस काम में विलम्ब हो गया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मैंने यूं ही आपसे चर्चा की, बल्कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हंस फाउंडेशन की हमारे साथ है। मैं उनको हृदय की गहराई से जब मैं आज लोगों के साथ चर्चा में हूँ तो बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बहुत अच्छा होता जो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ करार किया था 950 करोड़ का उत्तराखंड हेल्थ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का, 2014 में ही उसको अंतिम रूप मिल गया था। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों ने राजनीति के कारण उस प्रोजेक्ट को हमारे गड़बड़ा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि स्वास्थ्य सेवाओं में यदि सुधार हो गया तो इससे हरीश रावत की सरकार के उसमें इट विल बी अनदर फिगर इन द कैप ऑफ द हरीश रावत गवर्नमेंट। इसलिए उस सारे प्रोजेक्ट को गड़बड़ा दिया गया और वो प्रोजेक्ट हमारा ही नहीं गड़बड़ा, उत्तराखंड का गड़बड़ा दिया। अरे भाई लाओ, कोई बात नहीं, हरीश रावत में से त्रिवेंद्र रावत थे, लाओ तो उसको प्रारंभ तो करो, यहाँ उसको आगे तो बढ़ाइए। यहाँ अब प्रश्न पैदा होता है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया सब की कमियां रही बहुत, वो कमियां सने सने दूर होंगी, लेकिन उसको दूर करने के लिए आज कोरोना ने एक बड़ी चुनौती खड़ी। और मैं समझता हूँ हमारा पहला संकल्प होना चाहिए, और बल्कि मुख्यमंत्री ने एक अच्छा कदम उठाया है, उन्होंने अपने वित्त मंत्री को ही स्वास्थ्य सचिव भी बना दिया है, अपने वित्त सचिव को ही स्वास्थ्य सचिव, जो बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब दूसरा कदम ये उठना चाहिए कि बजट स्वास्थ्य का 3 गुना होना चाहिए, जितना है आज उससे 3 गुना ज़्यादा हमको स्वास्थ्य में खर्च करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमको हेल्थ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टाइप के एक इन्हांस प्रोजेक्ट को लेकर के आगे आना चाहिए ताकि ये काम हो सके। दूसरा काम मैं एक आइडिया के तौर पर आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ, और ये आइडिया पर काम भी हुआ है, तो छत्तीसगढ़ काम कर रहा है। और पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस बात को एक बार कहा था स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, फिर कहाँ बाधाएं आई और वो नहीं कर पाए। ये जब तक हम एक रूरल हेल्थ सर्विसेज के नाम से अलग सर्विस, जिसमें 3 साल की ट्रेनिंग वाले मेडिकल, उनको नहीं लाता, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल, कोई बड़ा हॉस्पिटल जो मान्यता प्राप्त होंगे गए थे, वो जो है 4 साल से कम वालों को, और जिनके अप्रेंटिसशिप ईवी नहीं है, उनको किसी को लेंगे नहीं। तो हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो दूर दराज के एरियाज हैं, ताकि हम अपने एसएजीज में, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में डॉक्टर्स दे सकें, वहाँ मिल सकें। इसके लिए एक पृथक सेवा क्रिएट करने की जो कम पीरियड की ट्रेनिंग के साथ हो, क्योंकि सब बीमारियां क्रिटिकल बीमारियां नहीं हैं, और डॉक्टर इतना तो समझता है कि कौन सी बीमारी क्रिटिकल है, कौन सा बीमार क्रिटिकल नहीं है।
क्रिटिकल बीमारी की जांच के लिए आगे रेफर कर देगा। उसी प्रकार से हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको एलोपैथिक दवाइयाँ देने का हमने अधिकार का करवाया था, तो इसको भी एक उसके रूप में लेने की ज़रूरत है, ताकि जब हमको एलोपैथिक वाले नहीं मिल पा रहे हैं तो ये कठिनाइयाँ आएंगी। ये जो हमारा बॉन्ड सिस्टम था वो भी फील हो रहा है, और अब राज्य सरकार ने और उसको फील करने की गारंटी कर दी है, जो जिस तरीके से फीस बढ़ा गजब कर दिया है। ऐसा ऐसा लगता है कि गरीब आदमी अपनी अब वो एमबीबीएस हो ही नहीं पाएगा, उसका बेटा जो वो सपना ही नहीं देख सकेगा, क्योंकि फीस इतनी बढ़ा दी गई है। बल्कि मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इस फीस को कम से कम, जो इस समय एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनके लिए तो कम करें, फिर आगे देखेंगे इस बात को जो। और तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस कारण से जो महंगी मेडिकल शिक्षा के कारण जो है जो गैप पैदा हो रहा है, उस गैप को हम जो है भरने के लिए आयुर्वेद सिस्टम से एक पुशअप प्रारंभ करें, यदि हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा नहीं बना सकते। और मैंने पहले भी कहा बातचीत करते हुए आप सबसे कि जो डॉक्टर्स के प्रोत्साहन की नीति है उसको भी राज्य सरकार को एक बार फिर से रिविजिट करना चाहिए और डॉक्टर से बातचीत करना चाहिए कि वो ठीक कर सकें। और हमारे जितने पीएचसी हैं, प्राथमिक हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें परामर्श समितियां बनाना बहुत आवश्यक है। और हमारे दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, दाई माँ और हमारी आशा। आशाओं को मेरे समय में ये निर्णय हुआ था कि न्यूनतम आय उनकी कम से कम 5,000, जो दूर दराज की भी आया है उसको न्यूनतम उतनी राशि तो मिले ही मिले। उसके बाद केसेस जितने आते हैं उस हिसाब से उसकी आय में वृद्धि हो, ताकि अब उनका काम भी करीब करीब 24 आवर्स जैसा हो गया। हमको इस पर गंभीरता से बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ये आशाओं का, तो उनकी हमको मदद करनी चाहिए। उसी तरीके से दायी प्रोत्साहन योजना का को फिर से नए सिरे से लागू करने की जरूरत है। और यदि हो सके कि चाहें तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, केवल आयुष्मान से काम नहीं चल रहा है, आयुष्मान और इसके बीच में एक गैप है, बहुत सारे लोग उसके लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। तो राज्य सरकार को वंचितों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो पहले से लागू थी उसका विस्तार करना चाहिए। 14 लाख के करीब कार्ड्स बने हुए थे, और कार्ड भी उसमें बनाने की ज़रूरत हो तो वो कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। तो मेरा कुल कहने का अर्थ ये है आप सबसे कि कमियां हमारे समय में भी रही, कमियां आज भी रहेंगी, क्योंकि कमियां ही जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती हैं। लेकिन कई मामलों में हम बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो अचीव कर लिया था उससे पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस पर आज के लोगों को ध्यान देना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। और ये अच्छा है कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अपने पास रखा है, लेकिन उसका लाभ बीमारों तक पहुंचे, अभी तक बीमारों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। और अब तो दो प्लस हैं, एक तो मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य मंत्री हैं, और दूसरा प्लस ये है कि राज्य का वित्त सचिव स्वयं स्वास्थ्य सचिव है। तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लाइव प्रोग्राम छाटा। मैं स्वास्थ्य के विषय में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी का, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे निरंतर अपने उससे इंगेज रखा इन चीज़ों से। और जहाँ पर उनको मामला अटकता लगता था वो मुख्यमंत्री का सहारा ले लेते थे और हम उनसे हाँ कह देते थे, और उसका असर हमारे लिए भी अच्छा रहा, बल्कि उनको नुकसान, हम उनको कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दे सके, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ऐसा उलझाऊ विभाग है, जो व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री रह जाता है तो वो फिर उलझ करके रह जाता है, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री। इसलिए मैंने तय किया है कि आज स्वास्थ्य पर आपसे बात करूंगा, आगे किसी दिन मैं आपसे शिक्षा पर भी बात करूंगा। और मैंने स्वास्थ्य के दोनों पहलुओं को बात की है, इसमें मेडिकल
शिक्षा भी सम्मिलित है। और मेडिकल शिक्षा में नर्सिंग से लेकर के आयुर्वेदिक से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको जल्दी हमको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर मेडिकोज एंड पैरामेडिकोज सप्लाई हो सकते हैं। पैरामेडिकल में भी अब हमारे पास एक यूनिवर्सिटी होगी जिसका लाइसेंस मैं ही दे करके गया। तो ये सब चीज़ें हैं जिन हम सही दिशा की तरफ खड़े थे, उस दिशा को और पुशअप करने की ज़रूरत है। तो त्रिवेंद्र सिंह को हिम्मत आए और वो पूरी शक्ति के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को पुशअप करे, ये मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे भाई लगे हैं, उन्होंने बहुत सारे पुराने नए सवाल उठाए हैं, क्योंकि आज का विषय मोर लेस एक तकनीकी विषय जैसा है था, तो इसलिए मैंने उन सब बिंदुओं का उत्तर नहीं दे पाया हूँ। और मैं आपके सुझावों को अलग से देखूंगा और उन सुझावों पर मैं कार्रवाई करूंगा। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।